तो कैसे हो आप लोग, पहले ये बताओ। 17वीं में कौन कौन बैठे थे? दिए रखे हो? और 71st में ज्वाइन कर रहे हो? वाह। तो आज का सेशन मेरे साथ तो बहुत चिल रहेगा आपका। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ही डाउट्स पूछिएगा, तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगी 70th बीपीएससी आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि आप लोग बीपीएससी के बारे में क्या जानते हैं। आप लोग बीपीएससी के बारे में क्या जानते हो, पहले उसका एनालिसिस करना है मुझे। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि प्रीलिम्स में मेजर मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट है। कोई भी अपना एक हैंड रेज करके। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ। एंड मेंस में कितने पेपर्स होते हैं? कितने कितने पेपर्स होते हैं? 5 पेपर। कौन कौन से होते हैं? क्वालिफाइंग और ऑप्शनल। जीएस 1 में कितने सेक्शंस हैं? कौन कौन से हैं? जीएस 2 में साइंस एंड टेक। हाँ। एंड लास्ट जो थर्ड पेपर है जिसका मार्क्स कैलकुलेट होता है, ऐसे। और ऑप्शनल और हिंदी क्वालिफाइंग क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है, मार्क्स उसका ऐड नहीं होता। तो मेंस हमारे कितने मार्क्स के हो गए टोटल? 900 मार्क्स के हो गए। ठीक है। तो है, आपको ब्रीफिंग है आप लोगों को थोड़ी सी। अब मुझे थोड़ा सिलेबस के बारे में बताइए। सिलेबस देखे हैं? कितने लोगों ने बीपीएससी का सिलेबस देखा? जो बीपीएससी का ऑफिशियल पीडीएफ है, देखे हैं? तो आप ही लोग बताइए कैसा सिलेबस लिखा हुआ है उसमें। समझ नहीं आ रहा? क्यों नहीं समझ में आ रहा? कीवर्ड लिखा हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है, डिटेल फॉर्म में नहीं है हमारे पास। तो अगर सिलेबस डिटेल फॉर्म में नहीं है तो फिर हम कैसे तैयारी करेंगे? पीवाईक्यू से मदद लेंगे। वेल डन, होमवर्क करके आए हैं लगता है आप लोग। तो पीवाईक्यू से आप मान लीजिए आप हिस्ट्री का कर रहे हैं, आपने हिस्ट्री का सिलेबस देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो मान लीजिए गांधी टॉपिक है, महात्मा गांधी टॉपिक, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो ये बताइए, महात्मा गांधी का जिक्र है सिलेबस में? नहीं सी जिक्र है। मेंस के सिलेबस में है ना? आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी। हाँ। अब उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट पूछेगा वो आप कैसे पता करिएगा? रिवाइज क्यूज से पता करिए। तो आपने जो मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली थी उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया। ठीक है कि हमें क्या बेस लेके चलना है, पीवाईक्यू, क्योंकि हमारे पास सिलेबस है ही नहीं। जो है वो सफिशिएंट नहीं है, उससे हम तोड़ नहीं सकते कि किस डायरेक्शन में हम तैयारी करेंगे। तो कौन साथ देगा हमको? पीवाईक्यू देगा। और पीवाईक्यू भी किसकी है? वो कमीशन की है। तो कमीशन का डायरेक्शन ही हमारा डायरेक्शन होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो आपकी जो 71st बीपीएससी की तैयारी है वो बिल्कुल पीवाईक्यूज बेसिस पे होगी, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। जैसे ही आप मेंस कर लोगे, मेंस की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आपकी, तो इंटरव्यू इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है। आपने मेंस क्वालिफाई किया, यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपको लिखने की कला है, आर्टिकुलेशन है आपके पास, वो स्किल है आपके पास, तभी आप क्वालिफाई किए हो। तो दैट्स द स्ट्रैटेजी वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस फाउंडेशन कोर्स। ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके पीछे आपको एनालिसिस बताया जाएगा कि वो हम पढ़ा भी क्यों रहे हैं, वो पता होना चाहिए ना। हमें पीएचडी तो करना नहीं है। हाँ, बहुत चिल लेके चलना है। और सबसे पहले ये तो आप अगर बीपीएससी में आए हैं तो फर्स्ट थिंग तो अपने माइंड में रख लीजिए, बीपीएससी बहुत डुएबल है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है। बस प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है।
वो अप्रोच ही नहीं रहता तो बहुत हेक्टिक लगता है कि कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको वो ग्रोथ नहीं दिखता ना। जब तक ग्रोथ नहीं दिखेगा तो मोटिवेट कैसे रहोगे कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। वो दिखना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपने टेस्ट लगाया है, आपका सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही वो दिखने लगेगा देन आपको कुछ बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंटरनली बहुत मोटिवेटेड रहोगे और आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। तो 71st के लिए जो फाउंडेशन कोर्स में हम किस तरीके से आपको करवाएंगे उसकी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि एग्जाम कब होने वाला है, तो आप ही लोग बताइए कब होना चाहिए एग्जाम, कब? सितंबर। और सितंबर कैलेंडर देखा है बीपीएससी का? नहीं, लेटेस्ट वाला अपलोड है ना, लास्ट मार्च में, इसी मार्च में ही अपलोड हुआ है ना वो, तो उसमें डेट नहीं मेंशन है, 71st का रो ही नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो आप लोग सितंबर बोल रहे हैं क्योंकि अतुल प्रसाद सर ने जो साइकिल सेट किया था उस आधार पे बोल रहे सितंबर, ठीक है। तो अगर हम सितंबर को भी लेके चले तो हमारे पास कितना महीना है? 5 महीना है ना। अब मैं आती हूँ थोड़ा सा रैशनैलिटी पे कि होगा भी कि नहीं होगा। तो एक तो देखो 70th बीपीएससी मेंस अभी खत्म हुआ है। सेकंड, अभी इलेक्शन ही है, अक्टूबर में इलेक्शन शेड्यूल है। थर्ड, कि इलेक्शन में जब भी इलेक्शन का मुद्दा आता है बाकी मुद्दे दब जाते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रशासनिक सेवा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ लगी रहेगी? इलेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट 71st बीपीएससी इज गोना डिले, नहीं हो पाएगा सितंबर में, ठीक है। तो फिर भी हम क्या लेके चलेंगे फाउंडेशन कोर्स में, इवन जो मेंटरशिप में ज्वाइन किए हुए हैं, कि हम 5 महीना ही लेके चलेंगे। अब आप 5 महीना में आप बोलोगे कि ठीक है प्रीलिम से स्टार्ट करते हैं, नहीं, यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे हम मेंस स्पेसिफिक स्टार्ट करते हैं। अब 5 महीना हमारे पास है, सितंबर में मान लो एग्जाम होने वाला, इन वर्स्ट केस, जो कि होगा नहीं लेकिन मान लो होने वाला है, बीपीएससी का क्या भरोसा, ठीक है। तो सितंबर में एग्जाम होने वाला है, अगर फॉर्म निकलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो एटलीस्ट आपको 2 महीने तो मिलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है आज निकाला कल एग्जाम ले दिया। एडमिट कार्ड अरेंज करना है, सेंटर अरेंज करना है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इतना इजी नहीं होता है मैनेज करना। तो 2 महीना पहले निकालेगा तो जुलाई एंड तक निकल जाना चाहिए तब तो, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। अब बात आती है कि मैंने इतना एनालिसिस क्यों किया। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो पहले तो देख ले कि आपके पास टाइम कितना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें अपने अप्रोच को ढालना है। तो इस फाउंडेशन कोर्स में, इवन मेंटरशिप में, जो 5 महीना हमने रखा है, वो 5 महीना हमने रखा है कि मेंस करेंगे, हम मेंस प्लस प्रीलिम्स करेंगे, जिसमें 80% हम मेंस कवरेज करेंगे, 20% हम प्रीलिम्स कवरेज करेंगे। अगर नोटिफिकेशन आता है, फॉर एग्जाम्पल वर्स्ट के जुलाई के एंड में आ गया, देन हम मेंस को स्टॉप कर देंगे, प्रीलिम्स पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। फिर प्रीलिम्स के बाद जितना मेंस बचेगा उतना करेंगे। तो ये मत सोचिए कि अगर आपने मेंस किया तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। मान लीजिए इन वर्स्ट केस जैसा 70th बीपीएससी में क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा गया, वैसा फैक्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए 2 से 2.5 महीना इज इनफ, ठीक है। वो रट्टाफिकेशन है लूसेंट और स्पीडी का। लेकिन अगर 68 और 69 के पैटर्न पे गया, यू कैन नॉट डू इट इन 2 मंथ्स, दैट रिक्वायर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए आपको चाहिए मेंस का फुल फ्लेज प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसलिए जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा मेंस प्लस प्रीलिम्स। एंड वंस द नोटिफिकेशन फॉर द 71st बीपीएससी केम, वी विल मूव टू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन फुल फ्लेजली, ठीक है। अब फुल फ्लेजली का मतलब क्या हुआ? मेंस के साथ जो आपने प्रीलिम्स किया, जो मेंस के आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गेन की, उससे भी आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ मेंस का किया। एंड जस्ट हम जब मूव कर जाएंगे प्रीलिम्स में, देन वी विल मूव टू फैक्चुअल टाइप प्रीलिम्स पैटर्न जो 70th में फॉलो किया है।
बिकॉज वी नेवर नो कि 71st में बीपीएससी क्या फॉलो कर दे, ठीक है। तो हमें दोनों बैलेंस लेके चलना होगा। अगर हम सिर्फ कंसेप्चुअल पढ़ के जाएं और वहाँ फैक्चुअल पूछ दे तब तो आप लटक जाएंगे। अगर हम सिर्फ फैक्चुअल पढ़ के जाएं वहाँ कंसेप्चुअल पूछ दिया तब भी लटक जाएंगे। तो हम बैलेंस लेके चलेंगे, क्योंकि हमें क्वालिफाई करना है, वहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाना, हमें बस क्वालिफाई कर जाना है। एंड सीइंग एट द पैटर्न ऑफ 68, 69 और 70th, जो भी कट ऑफ है वो आप देख ही रहे होंगे, 90 to 91 2 ऐसे जा रहा है। तो हमें उसी रेंज में स्कोर करना है और क्वालिफाई करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग हम ऐसे ही करवाएंगे कि मेंस आपका पहले होना चाहिए, मेंस के साथ साथ आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स कंप्लीट, मेंस सिलेबस कंप्लीट हो जाने तक अगर बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आता है, मेंस तो कंप्लीट हो गया, अब आपको रिवीजन मॉड्यूल दिया जाएगा कि आप मेंस का रिवीजन करिए। एंड बीपीएससी नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है, हम लेकिन मूव कर जाएंगे प्रीलिम्स पे, ठीक है, क्योंकि हमारा मेंस कंप्लीट हो चुका है। फिर हम प्रीलिम्स करेंगे और साथ साथ आपका मेंस रिवीजन मॉड्यूल चलेगा। एंड जब प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा तब तक तो आ ही जाना चाहिए, इतना तो डिले नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद मेंस की जब आपकी तैयारी चलेगी तो उसमें हम फैक्चुअल प्लस जो आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली है उसको बैलेंस लेके आपकी प्रीलिम्स की होगी, जिससे आपका प्रीलिम्स भी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। तो ये आपका ओवरऑल प्लान है कि किस तरीके से हमने डिवाइड किया है और कैसे आप इस 5 से 6 महीने को यूटिलाइज करोगे। और बीपीएससी की तैयारी में दिक्कत ये है ना कि हमारे पास टाइम फिक्स नहीं रहता। इट्स नॉट लाइक यूपीएससी के आपके पास पक्का 1 साल है, ठीक है। अभी आप 5 महीना 6 महीना सोच रहे हो, कहीं वो 7 8 9 महीना भी हो सकता है। तो उस तरीके से हम अपने अप्रोच को बदलेंगे, ठीक है। तो मान लो कि नवंबर भी आ गया, नोटिफिकेशन ही नहीं आया, प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, कब होगा नहीं पता, नेक्स्ट ईयर होगा कुछ नहीं पता, तो मेंस को कंटिन्यू रखेंगे। मेंस इज लाइक नेवर एंडिंग गेम, करंट अफेयर्स आपको ऐड होते ही जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जो मेजर स्टैटिक फंडामेंटल पोर्शन है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियो इको का, वो तो कंप्लीट हो गया। अब उसमें हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स ऐड करते जाएंगे, जो भी हमने नया नया पढ़ा है। तो टॉपिक्स तो आपके कंप्लीट हो गए, वो तो सेम ही है। एग्रीकल्चर आपने पढ़ा, जियो इकोनॉमिक्स, तो वो तो सेम है, आपने सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम कवर कर लिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कवर कर ली, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ कवर कर लिया, एग्रीकल्चर में इरिगेशन कवर कर लिया, बिहार में क्रॉप्स के डाइवर्सिफिकेशन कवर कर लिए, सब तो कवर कर लिया आपने, लेकिन एग्जाम का पता ही नहीं है। तो वो जो आपने डेटा यूज किया है, तो वो जो आपने डेटा यूज किया उस टाइम जब आप नोट्स बना रहे थे, तो वो आउटडेटेड हो गया। मे भी कुछ नया रिपोर्ट्स आ जाए तो हम करेंट अफेयर से उसको अपडेट करेंगे, लेकिन आपका जो फंडामेंटल नोट्स है वो एक जगह रहेगा, बस उसमें हमें अपडेट करना है करंट अफेयर्स को। तो ये आपका ओवरऑल प्लान है जो मैंने बताया किस तरीके से 71st बीपीएससी को हम लेके चल रहे हैं। ये प्लान मेंटरशिप में भी, जो ऑनलाइन मेंटरशिप है उसमें भी यही फॉलो होगा, एंड जो 71st का फाउंडेशन होगा उसमें भी यही फॉलो होगा। मेंस स्पेसिफिक आपको आंसर राइटिंग कराएंगे, जो डिटेल में सर आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ठीक है। एंड जो ऑफलाइन मेंटरशिप के लिए भी सर ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो उसमें भी यही चीज़ फॉलो होगी आपकी कि किस तरीके से आपको ऑफलाइन मेंटरशिप में हम टारगेट्स देंगे एंड डाउट सेशन हेल्ड होगा इवनिंग में, तो ताकि जो भी आपको टारगेट्स जा रहा है उसको आप कंप्लीट करके जो भी आपको डाउट्स है उसी दिन आप शाम के इवनिंग में आप रिजॉल्व कर लें। ये ओवरऑल प्लान है, ठीक है, 71st बीपीएससी का। आप ही लोग आप कुछ डाउट्स पूछिए जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो, क्योंकि ये मैंने ओवरऑल प्लान आपको बता दिया। दोनों साइड से होंगे तभी मजा आएगा आपको। कुछ कुछ लोग मुझे ब्लैंक लग रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप ही लोग से एक बार पूछ लेती हूँ। हाँ, वेज रिपोर्ट, हाँ। हम्म, नहीं करता। तो जैसे वेज रिपोर्ट आया तो उसके साथ और में एक वैसा कन्वेंशनल क्वेश्चन भी तो आया, वेज रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, अच्छा शॉर्ट था वो, अच्छा हमको मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ ओके। तो जैसे वेज रिपोर्ट है तो इसमें किसी ने भी तैयारी नहीं की है, ठीक है,
तो ऐसे हाँ हाँ हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स है जो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन वेज रिपोर्ट से ये तो पता चल रहा है कि इनकम की एनालिसिस की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें कभी भी डेटा कोट नहीं करना है कि कुछ भी अपने मन में सोच लिया, अच्छा इंडिया का तो बहुत नीचे होगा, मैं डाल देता हूँ 150 से ऐसे हो गया, ठीक है। कभी भी डेटा कोट मत कीजिए। अगर आपको नहीं पता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए, नहीं पता है, सिंपली वेज रिपोर्ट से लिख दीजिए डेफिनेशन में। वेज रिपोर्ट क्या, इट एनालाइज द इनकम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। वो तो इजी है, माइग्रेशन तो आप पढ़ेंगे ही ना जियो इको में, हाँ। लेकिन वेज रिपोर्ट बहुत लोग नहीं कवर करते हैं, और ऑब्वियसली मैंने भी नहीं कवर किया था, तो मैंने भी जनरलाइज लिखा था। तो मैं वही तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सरप्राइज क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपका क्वालिफाई आप करोगे कि नहीं करोगे डिसाइड नहीं करता है। जो वहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चन है उसमें से लिए मिस्टेक नहीं करना है, वो डिसाइड करता है। एनीवन एल्स? पॉलिटी के लिए मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ना ही नहीं है, सबसे पहले तो आप ये रख लो। और एनसीईआरटी भी किन के लिए पढ़ना है, साइंस और ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है। उसके अलावा स्किप एनसीईआरटी, नो यूज ऑफ एनसीईआरटी। एंशियंट मिडिवल के लिए ओनली रेफर लूसेंट एंड ट्राई टू सॉल्व मोर पीवाईक्यू। कौन से? पॉलिटी वाला एनसीईआरटी काम देता है, हाउ? पंचायत का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ, दैट कवर्स द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें इतना बल्क में है। मान लीजिए आपको पंचायत कवर करना है, वाई वी आर गोइंग टू रीड 200 पेजेस ऑफ 11 एंड 12 बुक? वाई डोंट वी सर्फ ऑन द इंटरनेट एंड सर्च पंचायत, एंड उसको सर्च कीजिए, वहीं पे आप और डालिए पंचायत स्कीम्स। बिहार में पंचायत स्कीम्स चाहिए, लुक इनटू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे and try to include and extract the schemes of panchayat from Bihar economic survey। एनसीईआरटी की 200 पन्ने की किताब क्यों पढ़नी है? हाउ मेनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट? ये बताइए कितने क्वेश्चन आए हैं? अंडरस्टैंडिंग यस डेवलप्ड होगा, बट वो ऐसे भी आपका डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, पहले लिसन, फॉर एग्जाम्पल you are trying to cover basic structure of constitution, you can read it from any notes, you can read it from the internet। हाँ, आपने लक्ष्मीकांत में भी बेसिक स्ट्रक्चर का पढ़ा होगा, वहीं से आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कवर हो जाएगी, ठीक है। इवन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत talks about that only, so why we are going to read the NCERT, right? और ये कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, ये 11-12 का नहीं है कि हमें 90% लाना है, 95% लाना है। जी, स्पेक्ट्रम के लिए तो मैं बोलूँगी कि आप 1 पेजर नोट्स ही बना लीजिए। तो फॉर एग्जांपल आप अगर कोई एक चैप्टर पढ़ते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ही पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन देखिए कि कैसे कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उससे आपको ये पता चलेगा कि उस चैप्टर में से आपको निकाल के अलग से नोट्स बनाना भी क्या है, वही तो पता नहीं चल रहा अभी मुझे। वो चैप्टर आपका शायद 100 पन्ने का है, वो चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब है बहुत अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। तो समरी भी है, लास्ट में समरी भी है उससे भी। तो सबसे पहले तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए हैं, तो पीवाईक्यूज आपको कहाँ कंपाइल मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज बहुत सारी बुक आती है, घटना चक्र में भी है बहुत सारी। तो पहले वो देखिए, फिर अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही आप चैप्टर पढ़े, जो आपने पीवाईक्यू देखा वो चैप्टर में कहीं आपने देखा, तो आपको क्लिक कर जाएगा, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम दूसरे कंपनी का इस टाइप का पूछा। फॉर एग्जाम्पल पूछा फ्रेंच इंडिया में कब आए थे, तो ये फ्रेंच के बारे में पूछ दिया, मे बी डच के बारे में पूछते, मे बी डेंस के बारे में पूछते, इंग्लिश के बारे में पूछते, ब्रिटिश के बारे में।
तो वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि मुझे चैप्टर पढ़ना है तो प्रीलिम स्पेसिफिक क्या क्या नोट्स मुझे बनाने हैं, ये आपको पता चलेगा PYQ से। तो ये चैप्टर ऐसे आप कवर करिए। लास्ट में जैसे सर ने बताया समरी भी लिखी रहती है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा फैक्चुअल डेटा भी कुछ कुछ रहता है, तो वो भी आप अलग से साइड में लिख लीजिए। एंड जब आपका चैप्टर फिर कंप्लीट हो गया, फिर से आप PYQs लगाइए। अब देखिए कि पढ़ने के बाद अब कितना लग रहा है आपसे, तो इस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। Even फॉर द लक्ष्मीकांत, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक व्यू से, तो हम क्या करेंगे, PYQ देखेंगे, फिर पढ़ेंगे चैप्टर, फिर उसके बाद उसे हमें मुझे पता चल जाएगा कैसे करना है। लेकिन वही है कि लक्ष्मीकांत के बुक में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसका फिर नोट्स बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसमें आप हाईलाइट कर लीजिए। अगर मेरा अप्रोच जानिएगा तो जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता था तो थोड़ा सा स्पेस खाली रहता था, या तो लास्ट चैप्टर का एक पन्ना खाली रहता था, तो जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसका मैं समरी अपने हैंड राइटिंग में उस पन्ने पे लिख लेती थी। और जब भी मुझे फंडामेंटल राइट्स रिवाइज करना है तो मैंने वो या तो जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो ब्लैंक खाली वहाँ पे मैंने जो समरी लिख रखा है उसको मैंने पढ़ लिया, तो ओवरऑल मेरा चैप्टर रिवाइज हो गया। और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने वो हाईलाइट कर रखा था। तो मैंने बस मुझे अगर स्किप करना है, जैसे फंडामेंटल राइट्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मुझे उसे 10 मिनट में रिवाइज करना है, तो मैं तो फुल एंड टू एंड पढ़ नहीं पाऊंगी, तो जो मैंने हाईलाइट किया मैंने उसे ही पढ़ा, और फिर उसके बाद PYQs लगा लिए। ये आपका होना चाहिए अप्रोच। लक्ष्मीकांत में आई वुड से क्या हाईलाइट कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी डेटा उसमें रहता है जिसके ऊपर नीचे एक दो लाइन पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हाईलाइट कर लीजिए, स्पेक्ट्रम में आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी ये सब डिटेलिंग और आपको क्लासेस में और प्रोग्राम में बताई जाएगी डिटेल। मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, अगर डेली भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बट न्यूज़पेपर रीडिंग करना मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर आपको कोई कंपाइलेशन मिल रहा है डेली करंट अफेयर्स का तो वो पढ़िए, नहीं तो मंथली पढ़ सकते हैं। हाँ वो भी वो हाँ वो पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि वो कंपाइल आपको एक ही जगह मिल रहा है, आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है कि न्यूज़पेपर निकालें उसमें क्या छाटें और कौन सा छोड़ें, कौन सा पढ़ें, तो वो करने से अच्छा अगर कंपाइलेशन आपको मिल रहा है तो वो पढ़ लीजिए। अगर आपको डेली आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, अप टू डेट नहीं रह पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप मंथली मैगजीन कवर करिए। नहीं तो रिवीजन के लिए 2 डे रख लीजिए, वीक के एंड में सैटरडे संडे रखिए कि आप रिवीजन करिएगा। उस दिन कोई भी आप एक्स्ट्रा न्यू चीज़ नहीं लीजिएगा, न्यू टॉपिक नहीं लीजिएगा, जो आपने वीक में पहले पढ़ा उसको रिवाइज कीजिएगा। और जैसे ही आप रिवीजन करने लगिएगा, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई नया चैप्टर पढ़ा तो उसको पढ़ने में आपको 2-3 घंटे लग गए, लेकिन जब आप रिवाइज कीजिएगा आप आधे घंटे में कंप्लीट कर दीजिएगा। जब उसको थर्ड टाइम फोर्थ टाइम रिवाइज कीजिएगा तो 15 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा, तो टाइम ड्यूरेशन वो कम होते जाएगा, तो फिर आपको रिवीजन भी इजी लगेगा। उसको इंक्लूड कीजिए, उसको छोड़िए मत, वरना फिर वो जो आपने पढ़ रखा है वो फिर से नया चैप्टर बन जाएगा आपके लिए, अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा तो, ठीक है, तो उसको हमेशा इंक्लूड कीजिए कि सैटरडे संडे आप रिवीजन करें। तो यही चीज़ यहाँ पे वही हो गया आपका, पहले ही क्लास में हाँ सबसे पहले एक आंसर राइटिंग ही आपको कराया जाएगा, वो जो हेजिटेशन है ना वो तोड़ा जाएगा आपका। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, लिखने से पहले हम सोचते हैं, आप पहले ही जज कर लेते हैं हम तो बहुत बेकार लिखने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले हम 10 कॉपी देख लेते हैं टॉपर्स की, और वो इमेज बना लेते हैं कि हम तो ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन जब लिखने बैठते तो डर लगता है कि हमने क्या लिख दिया, नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा, रिकॉल ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो आपका जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें डेली आपकी एक आंसर राइटिंग करवाई ही जाएगी आपको, एंड फिर उसके बाद ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि वो जो ब्रेक करना है आपका, जो हेजिटेशन है आपका कि मुझे पेन उठा के एक आंसर लिखना है, वो क्लास में ही ब्रेक होगा, फिर आप जाके सेल्फ मोटिवेशन के साथ फिर अपने रूम पे भी करोगे जाके आंसर राइटिंग। कोई सोर्स नहीं है उसका।
नेट पे खोजे या हम अगर कंपाइल नोट्स देंगे, क्योंकि हम ये खुद से दे ही रहे हैं आप लोगों को कंपाइल नोट्स, कि आपको खुद से मेहनत ना करना पड़े। देन यूज नोट्स। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, सारे सारे साइंस टेक भी, साइंस टेक उसमें नहीं मिलेंगे आपको, साइंस टेक के लिए तो फिर अलग। बिहार में ऐसा क्या साइंस टेक हो रहा है? जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम रहता है उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, और जो बहुत हाईलाइटेड रहता है वो आपको न्यूज़ में मिल ही जाता है। तो बिहार करंट अफेयर्स आप जब करेंगे तो उसमें साइंस टेक वाला पोर्शन में मान लीजिए कुछ आपको एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा बिहार ने कुछ रिसर्च कर दिया है, कुछ ऐसा मशीन बना दिया, तो उसको अलग से नोट डाउन करके लिख लीजिए एग्रीकल्चर। बिहार करंट अफेयर कोई भी देख लीजिए कंपाइलेशन मार्केट में, जो आपको अच्छा लगे बिहार करंट अफेयर। मैंने स्पीडी फॉलो किया था, बिहार स्पीडी, जो हिंदी में आती है। मेरा इंग्लिश मीडियम है फिर भी मैंने वही। ऐसे पे सर कवर कर देंगे। बेसिकली 3 टाइप का ऐसे है, कन्वेंशनल टॉपिक वाले ऐसे, फिलोसफिकल ऐसे, बिहार के ऐसे, तो सर उसको डिटेल में बताएंगे। वाली एमसी है, कौन सी बुक? आज हाँ, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सबसे पहले, लेकिन पीवाई क्यू करो फिर उसके बाद करना। मैंने पीवाई ही क्यों प्रैक्टिस किया है जरा से, घटना चक्र की कंपाइलेशन। मेरी जो भी वीडियोस देखते हैं उनको मेरी बुक लिस्ट पता होगी, तो मैं उतने ही बुक लिस्ट आपको बार बार ही बताती हूँ। इतना बुक्स रखो जिसको आप रिवाइज कर पाओ। अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो फिर बुक क्यों पढ़ रहे हो, मत पढ़ो। 2-3 ही टॉपिक ऐसे हैं जिससे रियली रहता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में हो सकता है, पॉलिटी से आपका टैकल होगा, पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ोगे अच्छे से टैकल होगा, हिस्ट्री टैकल होगा, करंट अफेयर्स होगा, जियो इको के भी इकोनॉमिक सर्वे डेटा अगर कवर करते हो वो होगा। के लिए इकोनॉमिक्स और प्री के लिए इकोनॉमिक्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इकोनॉमिक्स में जो प्रीलिम्स के लिए है बहुत ही कम पढ़ना है हमें, तो ज़्यादातर तो जो डेटा फैक्चुअल डेटा वही कवर हो जाता है, एंड जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, जो आपको लिस्ट करके बताया जाएगा, हमें एंड टू एंड उसको नहीं पढ़ना है। हाँ बिल्कुल बताया जाएगा, एंड जो इकोनॉमिक्स है वो तो बहुत ही अलग है उसका, मीन्स का, तो वो वैसे कवर हो। यूपीएससी से बीपीएससी, ये आई कैन से बीपीएससी इज अ सबसेट ऑफ यूपीएससी, माइनर सबसेट ऑफ यूपीएससी। अगर आपने ले रखी है, आपका फाउंडेशन बिल्ड है, देन यू कैन डू इट योरसेल्फ, स्टडी से हो सकता है। लेकिन अगर बिहार स्पेशल को आपको इंक्लूड करना है देन यू नीड सम। यस यस। हाँ इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर मंथली करोगे तो एक ही बार इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, मंथली डिवाइड हो जाएगा ना, आपके एफर्ट्स डिवाइड हो जाएंगे, वरना फिर एक ही बार आ जाएगा इतना ज़्यादा टॉपिक्स करना एक ही साथ में। 1 साल का करिए, 1 साल का कवर कर लेना चाहिए। जैसे सितंबर में हो रहा है तो हमें दिसंबर से स्टार्ट या जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए, जनवरी 2025। हाँ तो पीटी में जैसा बुक लिस्ट मैंने आपको बताया है, जो भी वीडियोस वगैरह देखे, बाकी यहाँ पे सर डिटेल फॉर्म में आपको बता देंगे। तो ज़्यादा बुक लिस्ट बुक कवर नहीं करना है, और जो भी कंसेप्चुअल वाले जो पीटी पार्ट हैं वो आपका मेंस में कवर होगा साथ साथ, एंड जो फैक्चुअल वाले हैं वो जब मेंस कंप्लीट हो जाएगा या मेंस जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब हम हॉल्ट कर देंगे तब प्रीलिम्स वाला जो पार्ट होगा फैक्चुअल वाला वो स्टार्ट होगा। मेंस के लिए जैसा मैंने बताया आपका सब्जेक्ट वाइज चलेगा, हम जीएस 1 से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री करंट अफेयर्स, प्लस साथ साथ एक प्रीलिम्स का भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से?
मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस। तो सबसे पहले मेंस के साथ जो आपको 20-30% टाइम देना है अपना प्रीलिम्स पे, वो हम स्टार्ट करेंगे साइंस से, ताकि आपका साइंस जब तक मेंस आपका कंप्लीट हो जाए, तो साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंप्लीट कर, क्योंकि यही दो मेजर पोर्शन है जहाँ से प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एंड करंट अफेयर्स जब होगा तो करंट अफेयर जो मेंस के लिए कवर होगा उससे आपका प्रीलिम्स भी हैंडल होगा, करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में भी। तो इस तरीके से आपका मेंस चलेगा। GS1 आप पहले कवर करेंगे, फिर GS2 जाएगा, GS2 में पॉलिटी GOE को चलेगा। अब GS2 का जो टॉपिक्स है वो डायनेमिक है और थोड़ा लेंदी है, और बच्चे ज़्यादा उससे डरते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसमें थोड़ा टाइम अलॉट ज़्यादा करेंगे ताकि हम उसको डिटेल फॉर्म में कर पाएँ और एक फंडामेंटल नोट्स और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, एंड प्लस उसमें जो साइंस टेक है वो भी। अब एसे का हम पूछ रहे थे, तो एसे में तीन सेक्शंस हैं। तो जैसा अभी 69 से देखा जा रहा है, टॉपिक वाइज कन्वेंशनल टॉपिक वाला ऐसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन पे दे दिया, इंटरनेट पे दे दिया, फिलोसफिकल नहीं पूछ रहे जैसा यूपीएससी पूछता है, जैसा 68 में उन्होंने किया था, सारा ऐसे फिलोसफिकल दिया। तो हम ये ट्रेंड को देखते हुए सिर्फ ऐसा नहीं करेंगे कि कन्वेंशनल वाला ही ऐसे पढ़ेंगे, हम कन्वेंशनल के साथ फिलोसफिकल भी करेंगे, ताकि अगर बीपीएससी का मूड बदला, उसने फिलोसफिकल भी दे दिया, तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाओ। तो कन्वेंशनल प्लस फिलोसफिकल, जिसमें ड्राफ्ट आपके साथ डिस्कशन होगा, कैसे आपको लिखना है उसका डिस्कशन होगा, एंड देन आपको टेस्ट देना होगा कि आप हमें लिख के दिखाइए कोई टॉपिक पे, ताकि आप खुद से वैलिडेट कर पाए कि आप ऐसे कैसा लिख रहे हैं। तो मेजर जो चीज़ होता है ऐसे में वो होता है ड्राफ्ट। अगर आपका ड्राफ्ट प्रिपेयर है, आपने एक दो ऐसे ट्राई कर लिया, मतलब आप ऐसे अच्छे से लिख पाओगे। रही बात फिर डीआई की भी आपकी क्लासेस चलेगी। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है डीआई में, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो चीज़ आपको प्रीलिम्स में मैथ्स एंड मेंस में डीआई। तो डीआई में आपके जो भी ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, टेबल है, सारे फॉर्म के करवाए जाएंगे। एंड जो प्रीलिम्स में जो मैथ्स पूछते हैं, तो उसमें भी टॉपिक्स हैं, वर्क डे रिलेटेड टॉपिक्स, ट्रेन लेंथ का टॉपिक, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक्स, वो सारे चीज़ भी आपको करवाए जाएंगे। तो एंड टू एंड हम और एक एक पार्ट को लेके चलेंगे, ताकि आपको भी दिखे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। देन उसके बाद ही आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आपने बीपीएससी के लिए अच्छे से तैयारी की। तो दिस विल बी द ओवरऑल अप्रोच, मेंटरशिप में भी एज वेल एज ये फाउंडेशन कोर्स में भी। ठीक है, आप लोग सर के साथ कंटिन्यू कीजिए, फिर मेरी यहाँ पे सेशन होते रहेगी, तो मैं आते विजिट करते रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा।